इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेखांकन क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं ना। आज हम पढ़ेंगे कि चेक को कौन रेखांकित कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है चेक को रेखांकन। सबसे पहला इसमें जो आता है रेखांकन कौन कर सकता है, सबसे पहला लेखक आता है इसमें। तो चेक का लेखक अथवा जिसे आहर्ती कहा जाता है, चेक का सामान्य अथवा विशेष रेखांकन कर सकता है। दूसरा आता है धारक, जिसे होल्डर कहते हैं। तो जब चेक का लेखक चेक का रेखांकन नहीं करता तो उसका धारक सामान्य अथवा विशेष रेखांकन कर सकता है। फिर और कौन कर सकता है इसे, तो आते हैं बैंकर। तो जब कोई बैंक बिना रेखांकन अथवा सामान्य रेखांकन के कोई चेक प्राप्त करता है तो वह बैंक ऐसे चेक का अपने नाम में रेखांकन कर सकता है। अब आता है कि सामान्य से विशेष रेखांकन। तो जब कोई चेक का लेखक चेक का सामान्य रेखांकन करता है तो चेक का प्रापक या प्राप्तकर्ता उस चेक का विशेष रेखांकन कर सकता है। अब फिर बैंक द्वारा पुनः रेखांकन भी किया जा सकता है। तो जब किसी चेक का विशेष रेखांकन किया जा चुका हो तो चेक में नामांकित बैंक उस चेक के जो कलेक्टिव एजेंट के रूप में कलेक्शन करने के लिए दूसरे बैंक को जब पुनः रेखांकित कर या डबल क्रॉसिंग उसे कर सकता है ना। तो ये तो मैंने बताया कि कौन कौन जो है रेखांकन चेक को कर सकता है। अब रेखांकन के विशिष्ट शब्दों का प्रयोग और प्रभाव देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, है ना। तो चेक के रेखांकन में प्राय जो होते हैं कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसमें चेक के दायित्व में अंतर होता है। अतः इसका प्रभाव इस तरह से हो सकता है, जैसे हमें कहें कि नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, विनिमय असाध्य रेखांकन, है ना, एक ही शब्द होता है। तो विनिमय साध्य विलेय की धारा 130 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी साधारण या विशेष रेखांकित चेक में नॉट नेगोशिएबल लिखे हों तो ऐसे चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति जिससे चेक प्राप्त किया गया है के स्वामित्व से अच्छा स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा और न वह ऐसे स्वामित्व से अच्छा स्वामित्व अन्य किसी व्यक्ति को दे सकेगा। तो ये तो विनिमय साध्य अधिनियम की धारा 130 के अनुसार ये प्रावधान है। जैसे हमें कहें कि गोपाल जो है एक चेक को मनोज के पक्ष में लिखता है और उस चेक पर रेखांकन कर उस पर नॉट नेगोशिएबल लिख देता है, और मदन उस चेक को चुरा लेता है और अनिल के नाम पर उसका बेचान कर देता है, एंड्रोस कर देता है। चूँकि मदन ने चेक चुराया है और उसका स्वामित्व दोषपूर्ण है, अतः वह अनिल को अच्छा स्वामित्व नहीं दे सकता और ना अनिल ही बाद में उसको एंड्रोस करके आगे अच्छा स्वामित्व दे सकेगा। अतः मदन तथा उसके बाद में आने वाले सभी जो एंड्रोस के धारक का स्वामित्व मदन से अच्छा नहीं होगा। अतः बाद वाले धारक यथा विधि धारक नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया विनिमय असाध्य रेखांकन। ठीक है, फिर एक चीज़ और आती है इसमें आता है अकाउंट पे ओनली, अदाता खाता रेखांकन, जिससे अकाउंट पे ओनली रेखांकन में इसका विशेष महत्व है और ऐसे रेखांकित चेकों का भुगतान अदाता को अपने बैंक खाते में रकम द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे हमें कहें, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गोपाल मनोज के पक्ष में एक चेक लिखकर उस पर रेखांकन करता है
तो उसमें पे अकाउंट ओनली लिख देता है। तो ऐसे चेक का भुगतान मनोज के खाते में जमा द्वारा ही संभव है, क्योंकि बैंकर को स्पष्ट ये ऑर्डर दिया गया है, आदेश है कि अदाता मनोज केवल अपने खाते में चेक जमा करवाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है। ठीक है। यद्यपि अदाता खाता रेखांकन के चेक की विनिमय साध्यता और इसकी हस्तांतरणशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसे चेक को आगे एंडोर्समेंट किया जा सकता है, पर व्यवहार में इस तरह का बेचान जो है वो प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे रेखांकित चेक का जो भुगतान तो अदाता के बैंक खाते में जमा द्वारा ही संभव होता है। तो ये हुआ अकाउंट पे ओनली। तो ये तो मैंने बताया है कि इन दो शब्दों के प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं, उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ना। अब इसमें आता है कि रेखांकित चेक के भुगतानकर्ता के क्या क्या दायित्व होते हैं। तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 126 में प्रावधान है कि रेखांकित चेक का भुगतान देनदार बैंक को किसी बैंक के माध्यम से ही करना चाहिए। यदि देनदार बैंक ऐसा नहीं करता तो धारा 129 के अनुसार बहुत सारे दायित्व हैं। जैसे सबसे पहला कि यदि कोई बैंक साधारण रेखांकित चेक का भुगतान किसी बैंकर के अतिरिक्त अन्य को करता है या किसी विशेष रेखांकित चेक का भुगतान किसी उस बैंकर जिसका नाम रेखांकित किया गया है अथवा कलेक्शन हेतु उसके एजेंट बैंकर के अतिरिक्त किसी अन्य को करता है, तो चेक के इस तरह के भुगतान के कारण या परिणाम स्वरूप चेक के वास्तविक स्वामी को किसी भी प्रकार की क्षति के लिए उसके प्रति उत्तरदायी वो होगा। तो यहाँ पर यदि भुगतानकर्ता बैंक चेक का भुगतान रेखांकन के अनुसार नहीं करता है तो उस बैंकर का चेक के लेखक को चेक के वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व माना जाएगा। तो सबसे पहला तो ये आता है कि चेक लेखक के प्रति क्या इसके लायबिलिटी हो सकती है। तो अगर भुगतानकर्ता बैंक चेक के लेखक के रेखांकन निर्देशों की पालना नहीं करता है तो गलत भुगतान होने की दशा में भुगतानकर्ता बैंक भुगतान की राशि को ग्राहक के खाते में डेबिट नहीं लिख सकेगा, क्योंकि रेखांकित चेक के निर्देशों की अवहेलना करने की धारा 128 का संरक्षण उस बैंक को प्राप्त नहीं होता। अब दूसरा आता है यहाँ पर कि चेक के जो रियल ओनर होता है, रियल ओनर के प्रति इसकी क्या लायबिलिटी है। यदि भुगतानकर्ता बैंक के रेखांकित चेक का भुगतान रेखांकन निर्देशों के अनुसार नहीं करता है और भुगतान गलत व्यक्ति को हो जाए तो चेक के वास्तविक स्वामी और एक और गलत भुगतान लेने वाले जो भुगतान राशि वसूल करने का अधिकार है, और वहाँ दूसरी ओर भुगतानकर्ता बैंकर से उस क्षतिपूर्ति का अधिकार है जो उस चेक के वास्तविक स्वामी के रूप में होता है ना। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर कि भुगतानकर्ता बैंकर वास्तविक स्वामी को होने वाली किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा, है ना। तो ये तो मैंने बताया है कि इसके क्या क्या दायित्व हो सकते हैं। अब जानते हैं कि रेखांकन का मिटाना या नष्ट करना। तो यदि चेक का धारक किसी प्रकार के चेक पर किए गए रेखांकन को मिटा देता है, जिससे आसानी से दिखाई नहीं देता है कि चेक रेखांकित था और भुगतानकर्ता बैंक उसका भुगतान विंडो पर नकद में कर देता है, तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 89 के अधीन भुगतानकर्ता बैंक को संरक्षण प्राप्त है। तो 89 के अनुसार यदि भुगतानकर्ता बैंक खिड़की पर रेखांकन मिटाया हुआ चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और चेक पर रेखांकन मिटाया गया सा दिखाया हुआ प्रतीत नहीं होता है और ना ही आसानी से ऐसा
प्रतीत होता है कि रेखांकन मिटाया गया हो तो भुगतानकर्ता बैंक द्वारा यथाअवधि भुगतान किए जाने पर बैंक उस चेक के दायित्व से मुक्त हो जाता है और रेखांकित होने के आधार पर बैंक द्वारा किए गए जो पेमेंट को चुनौती नहीं दी जा सकती है यहाँ पर, है ना। अब आता है दूसरा कि रेखांकन को रद्द करना, विलोपन करना अथवा खोलना, ये क्या होता है। और तो देखते हैं कि जब किसी रेखांकित चेक के रेखांकन को रद्द किया जाता है, कैंसिलेशन का अधिकार केवल जो है चेक के लेखक को ही है, अन्य किसी व्यक्ति को होता नहीं है, ऐसा, है ना। यद्यपि चेक का रेखांकन किसी भी लेखक, प्राप्तकर्ता अथवा बैंकर द्वारा किया जा सकता है, पर रद्द करने का जो अधिकार है वो केवल चेक के लेखक का ही होता है। जब चेक का लेखक उसके रेखांकन को रद्द करता है तो लेखक चेक पर रेखांकन को काटकर अपने बैंक के जो स्पेसिमेन उसके सिग्नेचर होता है उसको कर ये लिखता है कि इसको जो भुगतान करना है वो कैश में करना है, और पे इन कैश लिखता है और वहाँ पर फिर से जो है अपने सिग्नेचर कर देता है और इसे चेक को खोलना, हाँ, कहा जाता है। और इसके बाद चेक का भुगतान जो है देनदार बैंक की विंडो पर कैश में कर सकता है ना। तो यहाँ पर चेक के रेखांकन को कैंसिल करने का अधिकार केवल चेक लिखने वाले को ही है, ठीक है, वही ये कर सकता है। अब रेखांकन को कैंसिल करने अथवा खोलने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है खोलने के लिए। तो केवल चेक का लेखक ही चेक का रेखांकन रद्द कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति इसको रद्द नहीं कर सकता है, किसी को अधिकार नहीं है। और चेक पर नकद भुगतान करो लिखकर ही चेक का लेखक के द्वारा जो होता है उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर किसी भी रेखांकित चेक के रेखांकन को रद्द करने के लिए ये आवश्यक है कि उस पर लिखा हो नकद भुगतान करो, ये शब्द लिखकर अपने स्पेसिमेन सिग्नेचर होते हैं वो करना ज़रूरी है, अन्यथा चेक के रेखांकन रद्द करना संभव नहीं है। अब यहाँ पर अन्य पक्षकारों की जो है सहमति बहुत ज़रूरी होती है। जब चेक का लेखक द्वारा चेक का रेखांकन रद्द किया जाता है तो चेक में एक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन होने से अन्य प्रभावित पक्षकारों की सहमति यहाँ पर प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। फिर रेखांकन रद्द होने से चेक खुला चेक हो जाता है और ऐसे चेक का भुगतान देनदार की खिड़की पर नकद में ही किया जाना संभव होता है। और अब एक चीज़ और आती है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जाली जो होते हैं सिग्नेचर से रद्द किया रेखांकन अवैध माना जाता है और भुगतानकर्ता बैंक पर गलत भुगतान का दायित्व यहाँ पर आता है। तो ये तो मैंने बताया है सिंपल चीज़ की क्रॉसिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन क्रॉसिंग मतलब चेक को कौन कौन रेखांकित कर सकता है ना। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्ज़ाम में सिंपल से क्वेश्चन बनता है रेखांकन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और कभी कभी आ जाता है कि इन दोनों में अंतर आ जाता है कि सामान्य प्रकार का रेखांकन और विशेष प्रकार के रेखांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ये रेखांकन वाला ज़रूर से आता है, क्वेश्चन कोई ना कोई बनता है, तो इसको ज़रूर, एक छोटा सा चैप्टर है तो इसको ज़रूर से आप अच्छे से तैयार करें।